टॉपिक जो कि है रक्त। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रक्त के बारे में। रक्त क्या होते हैं, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं और वो किस किस प्रकार से विभाजित होते हैं और उनका क्या कार्य होता है शरीर में। तो देखिए, आप सभी को ये जो टॉपिक लाया जा रहा है आपके लिए, ये काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और इनका आपको नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको इन सारे जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं उनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो आपके आज ही काम नहीं आएंगे, आने वाले टाइम में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हो, चाहे आप मैथ्स के हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर आप बायो के स्टूडेंट हो, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रक्त, जैसा कि आप सभी जानते हो, रक्त को आपने देखा है कैसा होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा साइंस की दृष्टि से पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा ये जो रक्त होता है ये शरीर में एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि संयोजी ऊतक से आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। संयोजी ऊतक जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, संयोजी यानी कि जोड़ना, अर्थात जो रक्त आपका है वो है तो एक तरल रूप में, लेकिन वो आपकी बॉडी में क्या करता है, एक तरीके से जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अंगों को आपसों में जोड़ने का कार्य करने का काम किसका कर रहा है, एक तरल संयोजी ऊतक कर रहा है। आपकी बॉडी में सारा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा क्या है, जो रक्त है वो सर्कुलेट होता रह रहा है। तो आपकी बॉडी में कई सारे जो सर्कुलेशन का काम होगा, ऑक्सीजन के, भोजन के, पोषक पदार्थों के, हार्मोन्स के, इन सभी को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम आपका यही तरल संयोजी ऊतक रक्त कर रहा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में और कुछ क्या क्या जानकारी है, इसके क्या क्या अवयव है, क्या रक्त क्यों रेड कलर का होता है, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होती है चीजें और वो क्या क्या काम करेंगी, उन सब के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रक्त की हम बात करते हैं तो मैंने अभी अभी कहा है जो रक्त होता है वो क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। मात्र यही एक ऊतक है जो कि किस रूप में होता है, तरल रूप में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है जो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ करके रखता है। अब रक्त का मुख्य कार्य आपको अभी बताया, O2 का महत्वपूर्ण, यानी कि O2 के परिवहन में, साथ ही साथ कुछ आपके जो विटामिन्स हमने पढ़े थे, विटामिन्स के परिवहन में। ठीक है, जो भी पोषक पदार्थ आप ले रहे हो, जितने भी आपकी बॉडी में हार्मोन्स का परिवहन हो रहा है, वो सब इस रक्त रूपी गाड़ी में बैठ करके ही एक अंग से दूसरे अंग में जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप जो भी भोजन ले रहे हो वो छोटे आंत की जो वो प्रवध प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो भी पोषक, भोजन में उपस्थित जो भी पोषक पदार्थ होंगे वो अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये अवशोषण के पश्चात कहाँ जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं। और फिर जिस भी अंग को जिस चीज की आवश्यकता होती है, रक्त उसको उस अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। किसके द्वारा, परिवहन के द्वारा। पूरा सर्कुलेट हो रहा है बॉडी में, तो परिवहनित करने का काम हार्मोन्स का जहां पर रोल होगा वहां पर पहुंचाने का काम किसका है, रक्त का है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप क्या करते हो, आपके हाथों में कभी दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे आपने जो पेन किलर लिया, आपने खाया तो वो तो आपके पाचन तंत्र में गया, तो यहाँ पर वो दर्द सही कैसे हो गया है, क्योंकि पाचन तंत्र के बाद उसके अंदर जो भी पोषक पदार्थ थे, जो भी केमिकल्स थे, जो भी विटामिन थे, उस दवाई से अवशोषित कर लिए गए। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। और रक्त आपकी बॉडी में इधर उधर हर जगह बह रहा है, तो आपकी बॉडी में वो रक्त जो होगा वो हर जगह सर्कुलेट होगा और जहां पर भी उसकी जरूरत है, यहाँ पर उसकी जरूरत थी पेन किलर की, तो उसने कहाँ कर दिया, इस अंग तक उसको पहुंचा दिया, तो फिर आपका दर्द भी सही हो जाता है। तो इस तरीके से रक्त का काम होता है सर्कुलेशन का, सभी चीजों का। बॉडी में जो भी आवश्यक पदार्थ होंगे, हार्मोन्स, विटामिन, सबके सर्कुलेशन का काम कौन कर रहा है, हमारा जो तरल संयोजी ऊतक है, रक्त। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या ये रक्त में केवल हम रक्त जो बोल रहे हैं, इसमें आखिर क्या क्या अवयव रहते हैं, क्या क्या चीजों से मिलकर के आखिर ये रक्त बना होता है। तो बात करते हैं रक्त के अवयव के बारे में, यानी कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास रक्त होता है, रक्त के
अवयव की बात करते हैं तो देखो रक्त मुख्य रूप से दो अवयव से मिलकर बना होता है। रक्त में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होती है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है, और दूसरा क्या होगा? आपके जितने भी क्या होंगे संगठित पदार्थ होते हैं, हम इनको क्या कहते हैं? संगठित पदार्थ कहते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत रक्त की क्या आ जाएंगी? कोशिकाएं आती है, ठीक है, इसके अंदर क्या आएंगी? रक्त कोशिकाएं आती है, ठीक है। तो रक्त जो होता है वो दो अवयव से मिलकर बना होता है। लगभग आपके 50 से 55% जो होगा, हम यहाँ पर पूरा 55% जो मानते हैं, 55% इसमें प्लाज्मा का भाग होता है, ठीक है। अब 55 में से बचा कितना परसेंट? 45%। तो 45% भाग किसका बना होगा? इसमें जो रक्त की कोशिकाएं होंगी वो उपस्थित होती है। तो मैं एक अगर बीकर लेती हूँ, एक बीकर मैंने यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब मैंने ले ली और इसके अंदर हमारा क्या है? रक्त है, ठीक है, रक्त है। तो इस रक्त में कौन कौन से अवयव होंगे? इसके अंदर 50% हमारी प्लाज्मा होगी, ठीक है, प्लाज्मा होगी 55%, और इसमें क्या होगा आपका? 45% क्या होगी? हमारी कोशिकाएं होंगी, सेल्स होंगी, जिन्हें हम संगठित पदार्थ भी कहते हैं। तो ये क्या हो गए? आपके अवयव हो गए हैं रक्त के। रक्त दो अवयव से मिलकर बना है, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ से। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में आखिर क्या क्या चीजें होती है? प्लाज्मा भी यहाँ पर क्या होंगे? इसके भी दो अवयव होते हैं। प्लाज्मा क्या होंगे? दो भागों से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या होता है? ये बनी होती है जल से, और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जल और क्या होंगे? प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जल की कितनी मात्रा होती है प्लाज्मिन में? लगभग 90 से 95% जो मात्रा होती है वो जल की उपस्थित होती है हमारे किसमें? रक्त में, ठीक है। और मात्र 6 से 8% जो यहाँ पर मात्रा होती है रक्त में वो प्रोटीन की होती है। इतनी बात क्लियर हुई? सबसे पहले हमने देखा रक्त दो अवयव से मिलकर बना है, प्लाज्मा संगठित पदार्थ जिसे हम कह सकते हैं रक्त कोशिकाओं से। जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा में भी किस किस से जो प्लाज्मा भाग बना होगा वो जल और प्रोटीन के मिलने से किसका निर्माण हुआ है? इस 55% भाग का निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे हम प्रोटीन की। तो रक्त में अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जिनके बॉडी में अलग अलग काम होंगे, ठीक है। ये जो प्रोटीन होती है ये 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। कितने प्रकार की प्रोटीन होंगी? 3 प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। पहली प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजन, ठीक है। दूसरी आपकी क्या होगी? ग्लोबुलिन, दूसरी क्या हो जाएगी? ग्लोबुलिन, ठीक है। और तीसरी आपकी क्या होगी? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूलिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रक्त का प्लाज्मा वाला भाग है, प्लाज्मा का जो प्रोटीन वाला भाग है, उस प्रोटीन में 3 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है। कितने? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। सबसे ज्यादा हम जब मात्रा देखते हैं परसेंट में तो सबसे ज्यादा मात्रा में एल्ब्यूमिन उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर? इनके क्या कार्य है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारे रक्त में क्या क्या उपस्थित है, ठीक है। ये हो गया हमारे किसका पार्ट? प्रोटीन का, ठीक। अब आ जाते हैं संगठित पदार्थ की। हम जब बात करते हैं तो संगठित पदार्थ में यहाँ पर याद रखोगे 3 संगठित पदार्थ उपस्थित होते हैं रक्त में। कौन कौन से होंगे ये ध्यान रखना है। हमारी होती है आरबीसी, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कर्णिकाएं। क्या होंगी? लाल रक्त कर्णिकाएं, ठीक है। आरबीसी होगी, लाल रक्त कर्णिकाएं उपस्थित होती है। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कर्णिकाएं, श्वेत रक्त कर्णिकाएं। और तीसरी क्या हो जाती है आपकी? प्लेटलेट्स हो जाती है, प्लेटलेट्स हो जाती है।
किसमें? रक्त में उपस्थित। तो ये सारे के सारे जो अवयव है ये मिलकर के आपके किसका निर्माण करेंगे? रक्त का निर्माण करते हैं। देखने में हमें लगता है सिर्फ रक्त में एक तरल संयोजी ऊतक की तरह बह रहा है, लेकिन आप जब इसकी डीप स्टडी करोगे आप देखोगे कि रक्त में दो अवयव प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक भाग होता है रंगहीन प्लाज्मा वाला और एक क्या है, यहाँ पर उसकी कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम संगठित पदार्थ भी कह रहे हैं। जब आपने इस प्लाज्मा वाले भाग को देखा, इसका अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये किससे मिलकर बना है? जल और प्रोटीन से मिलकर बना है। ज्यादा भाग इसमें जल का उपस्थित है, 90 से 95% भाग जल उपस्थित होता है, ठीक है। और 6 से 7% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है और वो प्रोटीन भी क्या होगी प्लाज्मा में? अलग अलग प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की ये प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजन प्रोटीन, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन और आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ये तीनों प्रोटीन को आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आपने रक्त का दूसरा पार्ट उठाया तो इसमें आपने देखा कि आरबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है और प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गए हैं? रक्त के अवयव हो गए हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जब आपको ये चार्ट याद हो जाएगा तो फिर आप इसके आगे बढ़ोगे इनके कार्यों पे, आखिर बॉडी में इनका क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। परिवहन का कार्य तो चल रहा है, लेकिन परिवहन के अतिरिक्त भी वो परिवहन हो रहा है, वो जिस भी स्थान पर ये ब्लड पहुंच रहा है वहां पर ये अपनी क्या भूमिका निभाएंगे, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी चार्ट को हम आगे देखते हैं कुछ इस तरीके से। यही आपको बताए गए हैं रक्त के अवयव है। प्लाज्मा 55% भाग, संगठित पदार्थ इसमें 45% भाग है। प्लाज्मा 2 भागों से मिलकर बना है। 90 से 92% भाग आप किसका देख रहे हो? जल का देख रहे हो। और 6 से 8% भाग जो देख रहे हो वो किसका देख रहे हो? प्रोटीन का, ठीक है। तो ये 90 to 92 है, 90 से 92, ये ध्यान रखना है। पीछे 95 हो गया लेकिन यहाँ पर 90 92, ठीक है, 92 सही है। 6 से 8 क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। प्रोटीन में भी कौन कौन सी है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। अब जो रक्त में ये प्रोटीन हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करेगी, तो जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो क्या करती है? बॉडी में रक्त का थक्का बनाती है। तो जब भी व्यक्ति का कभी कोई हाथ कट गया या कोई भी अंग कट जाता है तो आपने देखा होगा ब्लड में खुद ही वहां पर वो क्लॉट बन जाता है। एक पारदर्शी से आप देखते हो ना, येलो येलो कलर का हमारे चोट के निशान पर ऊपर से परत बन जाती है। तो वो कौन बना रही है? ये फाइब्रिनोजन बनाती है। ये कैसी संरचना होती है? तंतुनुमा, है ना, फाइबर्स जैसी संरचना होती है। तो ये क्या बनाती है? आपके रक्त का थक्का बनाती है, ताकि ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? रुक जाएगी उस थक्के की वजह से। क्लियर हो गया? ठीक। उसके बाद आती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब ये ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है? रक्त में अगर किसी भी प्रकार के कोई भी जीवाणु प्रवेश कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? एक तरीके से प्रतिरक्षात्मक कार्य करेंगे। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन का क्या काम है? प्रतिरक्षण करना, ठीक है। उसके बाद एल्बुमिन की बात करते हैं तो ये क्या करेगी? परासरणी संतुलन को बनाए रखती है। शरीर में जो भी परासरणी संतुलन है वो किसके कारण बन रहा है? रक्त में उपस्थित एल्बुमिन के कारण बनता है। क्लियर हो गई है? उसके बाद संगठित पदार्थ में मैंने बताया इसमें 3 सेल्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर? इनके बारे में हम कार्य भी आगे बढ़ेंगे। इतना बात आपने याद रखनी है इस चार्ट को, ठीक है। अब रक्त में ये सारे अवयव तो है उपस्थित, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर और सारे अवयव भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड्स, ये सब भी क्या होंगे? रक्त में घुलनशील रहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ये आपने ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, कभी कभी आपसे इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आगे क्या बात करेंगे। रक्त के कार्यों की अगर हम देखते हैं, हमने रक्त को देखा किस तरीके से ये कैसा तरल संयोजी ऊतक है, किस तरीके से इसके प्रकार है। अब हम इसके कार्यों को देखते हैं। तो जब हम इनके कार्यों की बात है, आप कार्यों से बिल्कुल अच्छे से परिचित हो गए होंगे। बॉडी में जो भी आपके O2, CO2, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, विटामिन, इन सभी का जो भी परिवहन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है पूरी बॉडी में, वो किसके द्वारा हो रहा है? रक्त के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम रक्त को एक महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक भी कह रहे हैं, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। इसके अलावा शरीर में क्या काम होगा, शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो बॉडी में हमारा रक्त उपस्थित है, इसीलिए हमारी बॉडी का संतुलन बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि रक्त परिवहन का काम कर रहा है, पोषक पदार्थों को जहां जरूरत है वहां पहुंचा रहा है। रक्त ही नहीं रहता तो बॉडी के अंगों को पोषक पदार्थ कैसे मिलता और बॉडी खड़ी कैसे रहती है ना। तो हम क्या रहते, अगर रक्त की नहीं रहता बॉडी में तो हम भी कैसे रहेंगे, ऐसे सिकुड़े रहते, ठीक है, हम भी क्या रहते, एक्टिव नहीं रहते। तो शरीर का जितना भी संतुलन हमारी बॉडी में बना करके रखा है वो किसने रखा है, रक्त ने रखा है। साथ ही साथ रक्त में कौन सी कोशिका प्रेजेंट होती है, WBC कोशिकाएं प्रेजेंट होती है जो शरीर की सुरक्षा का काम करती है। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षात्मक कार्य कर रहा है वो रक्त में उपस्थित WBC कोशिका करती है। अब WBC भी हमें देखने के लिए मिलेगी, अलग अलग प्रकार की होगी और उनके अलग अलग कार्य होता है, किस तरीके से हर एक WBC हमारी बॉडी में प्रतिरक्षात्मक कार्य करती है। क्लियर। तो ये हमारे रक्त के मुख्य कार्य थे, ये ध्यान रखना है। अब चलिए एक एक करके हम रक्त के अवयव के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था रक्त में जो 55% भाग उपस्थित होता है वो किसका उपस्थित होगा, प्लाज्मा का भाग उपस्थित होता है। तो जब भी आप रक्त से प्लाज्मा को अलग करते हो तो वो इस तरीके से एक रंगहीन पदार्थ के रूप में आपको दिख रहा है ना, ये येलोइश पदार्थ दिख रहा है। येलोइश ये प्रोटीन्स के कारण हो रखा है, तो इस तरीके का आपको रक्त में ये प्लाज्मा नजर आएगी। ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या है, रक्त में आपने देखा, हम यहाँ पर प्रोटीन की बात करेंगे क्योंकि प्लाज्मा में क्या है, प्रोटीन आपका कितना परसेंट है, 6 to 7 है। जल को तो आपको पता है कि जल तो प्रेजेंट है ही, वो 90 to 92% प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आता है, प्रोटीन आता है। प्रोटीन में हमने एल्बुमिन की बात करी, तो ये रक्त में सबसे ज्यादा, आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रक्त में सबसे ज्यादा उपस्थित प्लाज्मा का नाम बताइए, तो वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होगी, एल्बुमिन होता है। ठीक है। और ये प्रोटीन क्या होगी, इसका जो निर्माण होता है वो कहां पर होगा, वो किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा। ये ध्यान रखना है, लीवर के द्वारा ही रक्त में एल्बुमिन का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन की जब हम बात करेंगे तो ये ग्लोबुलिन शरीर में जो रक्त होगा इसमें 3 प्रकार के प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन होता है और गामा ग्लोबुलिन होता है। तो ग्लोबुलिन 3 प्रकार के, अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा, ये 3 प्रकार के ग्लोबुलिन प्रेजेंट होंगे रक्त में, जो कि क्या करते हैं शरीर में, ये क्या करेंगे, प्रतिरक्षात्मक कार्य, ठीक है, प्रतिरक्षात्मक कार्य करते हैं। ये बात क्लियर है। उसके बाद हमने फाइब्रिनोजन के बारे में पढ़ा, तो ये क्या करेंगे, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से जो प्लाज्मा भाग है उसमें प्रोटीन 3 प्रकार के और उनके कार्य इस प्रकार से दिए गए हैं। सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम रक्त की कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे। रक्त की कोशिकाएं, अच्छा यहाँ पर ये डायग्राम भी आपको वही दिया गया है, आपके पास एक क्या दी गई है, एक टेस्ट ट्यूब दी गई है। इस टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे हो ये वाला जो भाग है, ये जो कलरफुल भाग आपको दिख रहा है ना, ये किसका है, ये संगठित पदार्थ का है, संगठित पदार्थ का है, जिसमें कि आपकी क्या प्रेजेंट होंगी, आरबीसी प्रेजेंट होंगी, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होंगी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये रेड कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि आरबीसी में भी आप देखोगे कि इसमें एक वर्णक प्रेजेंट होता है जिसे आप हीमोग्लोबिन कहते हो, इसके कारण ही ये क्या होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है। लेकिन आप ऊपर का भाग देख रहे होंगे, ये जो ऊपर का भाग आप देख रहे हो ये क्या है, रंगहीन है। तो यही भाग उसका कौन सा भाग है, प्लाज्मा वाला भाग है। इस प्लाज्मा में क्या क्या उपस्थित है, जल उपस्थित है और क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन उपस्थित है। प्रोटीन में भी कौन कौन सी, एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है और ग्लोबुलिन प्रोटीन है। ग्लोबुलिन प्रोटीन फिर 3 प्रकार की उपस्थित होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और कौन सी, गामा ग्लोबुलिन। ठीक है। और यहाँ पर लीवर बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या बताया है, जो क्या हो रहा है, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन जो होता है उसका जो सिंथेसिस होता है, उसका जो संश्लेषण किया जाता है वो लीवर के द्वारा किया जाता है, जबकि जो गामा ग्लोबुलिन होती है उसका सिंथेसिस हमारी जो बी लिम्फोसाइट, बी सेल होती है उनके द्वारा किया जाता है। इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, बी सेल के बारे में। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, रक्त के प्लाज्मा के बारे में। क्लियर। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, आगे क्या है हमारे पास,
रक्त की कोशिका के बारे में। तो कोशिका जब हम देखते हैं तो अभी अभी मैंने बताया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, ये भी ध्यान रखना है, लाल रक्त कणिका, और इसको हम क्या कहेंगे? रेड ब्लड सेल्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कभी कभी यही पूछते हैं कि मैम आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल हम इसको कहेंगे, ठीक है। अब कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपका, जो आरबीसी का नाम है, दूसरा नाम जो होगा वो होता है इरेथ्रोसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेथ्रोसाइड के नाम से जाना जाता है आरबीसी को, ठीक है। कैसी आकार की होती है? गोलाकार की होती है, ठीक है, कुछ इस गोलाकार की होती है आरबीसी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो वो कितना होगा? 7.5 माइक्रोमीटर, काफी छोटी होगी रक्त में। मोटाई इसकी 2.0 माइक्रोमीटर होती है। आरबीसी की जो बनने की प्रोसेस होती है, ब्लड में जो आरबीसी बनती है, उस प्रोसेस जो बनने की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? इरेथ्रोपोइसिस। ये भी आपको ध्यान रखना है, आरबीसी के बनने की क्रिया को इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। इरेथ्रो यानी कि ब्लड, ठीक है, पॉइसिस यानी कि बनना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आरबीसी का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि जो बोन मैरो होती है वहां पर आरबीसी, लाल रक्त कणिका का जन्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि मज्जा में आरबीसी बनती है और इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होगी? बॉडी में स्प्लीन वाला जो भाग होगा वहां पर इसकी मृत्यु होगी। अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति के रक्त में हम देखेंगे लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन इसकी क्या होगी? सामान्य मात्रा होगी रक्त में। इसका जो पूरा जीवन काल होगा वो 120 दिन का होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका नॉलेज आपको होना जरूरी है, कभी कभी आपको एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर ये आपका बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। सतह में क्या होगा? अब अगर आरबीसी की सतह देखोगे तो वहां पर एक वर्णक उपस्थित होता है जिसका नाम होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। यहाँ पर क्या होंगे? हीम अणु होते हैं और उसमें क्या जुड़े होते हैं? 4 ग्लोबुलिन प्रोटीन जुड़े होते हैं। इसीलिए यहाँ पर हीम वर्णक कैसा रंग का होगा? रेड कलर का होता है। तो ये क्या करेगा? रक्त को लाल कलर प्रदान करता है। इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त में कैसा कलर होता है? रक्त लाल कलर का होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? व्यक्ति के रक्त को लाल करने का कार्य कर रहा है, ठीक है। और ग्लोबुलिन क्या है? इसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब देखेंगे हम जरा कि यहाँ पर और क्या बात कही गई है इसके विषय में। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास ये जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन 4 प्रकार की पाई जाती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। 4 प्रकार की रक्त में ग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है। और अगर व्यक्ति के शरीर में ये जो ग्लोबुलिन है अगर वो किस मात्रा में है, सबसे ज्यादा जो ग्लोबुलिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगी वो कैसी होगी? हमारे पास जो हीम अणु, ये जो आयरन अणु है, ठीक है, इसमें क्या लगी हुई है? ग्लोबुलिन प्रोटीन लगी है। तो हमारे रक्त में क्या होगी? ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो 4 प्रकार की है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगी? जो अधिकतर 96% व्यक्ति होते हैं उनमें क्या होगी? जो भी स्वस्थ व्यक्ति होगा उसमें क्या होंगी? ये जो 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन होंगी ये अल्फा ग्लोबुलिन होगा, ठीक है, और ये क्या होंगी? जो 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन होंगी ये बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन होगी। तो जो भी स्वस्थ व्यक्ति होगा लगभग 96% जो व्यक्ति होंगे उनमें इस तरीके से ग्लोबुलिन प्रोटीन यानी कि हीमोग्लोबिन का अणु प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बहुत कम केस यानी कि 2 से 3% हम केस ऐसे देखते हैं, या हम एम्ब्रियो की बात करेंगे तो हम उसमें क्या देखते हैं? उसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 क्या होंगी? गामा चेन होती है, ठीक है। यानी कि इस बीटा की जगह पर यहाँ पर गामा चेन आती है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अनुवांशिक रोग से रोग ग्रसित रहते हैं, जैसे कि एक थैलीसीमिया रोग होता है या कोई भी अन्य रोग से कोई भी व्यक्ति अगर रक्त संबंधित रोग से पीड़ित हो रखा है तो इसका मतलब उसके यहाँ पर ग्लोबुलिन चेन में कुछ ना कुछ
अंतर होगा। क्या होगा उसमें? 2 अल्फा चेन तो होगी, लेकिन उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 2 डेल्टा चेन आएगा। यहाँ पर बीटा की जगह पर क्या बन जाती है? 2 डेल्टा चेन बनती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या हो रहे हैं? किसी रोग से क्या होंगे? ग्रसित होंगे। यानी कि ज्यादातर हम क्या देखते हैं? थैलेसीमिया से ग्रसित होते हैं। अब अगर देखोगे यहाँ पर देखो, जब 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन है तो इसका मतलब उसका हीमोग्लोबिन कैसा है? किस प्रकार का है? HbF प्रकार का। ठीक है, अगर क्या है? 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, तो इसका मतलब HbA हमारा या आप सभी का जो हीमोग्लोबिन है ना, वो कैसा है? HbA प्रकार का है। ठीक है, और जो भी क्या होगा, किसी रोग से ग्रसित, थैलेसीमिया से ग्रसित रोग है तो उसमें क्या होगा? HbH2, ये क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया रोग में क्या हो रहा है? यहाँ पर इस तरीके से उसमें ग्लोबुलिन है। क्लियर हो गया? तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं WBC की, यानी कि श्वेत रक्त कर्णिका की। तो WBC की बात करेंगे, देखेंगे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। तो ये भी ध्यान रखना है, व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कर्णिका कहते हैं, रंगहीन है ये भी। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट नाम से जाना जाता है। आपको ये नाम ध्यान रखना है। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इसके जो ये क्या काम करता है? ये आपकी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र का, यानी कि इस WBC में जो कोशिकाएं प्रेजेंट होती है ये आपके शरीर में क्या काम करेगी? प्रतिरक्षात्मक कार्य करेंगी, रोगों से लड़ने का काम करेगी। कोई भी अगर बाह्य उद्दीपन आपके शरीर पर प्रवेश करता है तो ये क्या करेंगी? सबसे पहले अटैक करती है आपके उस ऑब्जेक्ट पर, यानी कि जो भी एंटीजन होगा, कोई भी जो भी जीवाणु विषाणु बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट सबसे पहले काम कौन करेगी? आपकी WBC कोशिकाएं ही करती है। उनका भक्षण करने का काम या और अन्य क्रियाएं जो करेगी वो कौन कर रही है? WBC की जो बनने की क्रिया होता है उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूकोपोइसिस कहते हैं ना। ल्यूको नाम भी है उसका, पोइसिस यानी कि बनना। जैसे कि हमने आरबीसी के बनने की क्रिया को एरेथ्रोपोइसिस का, क्योंकि एरेथ्रो क्या है? उसका नाम है, पोइसिस यानी कि बनना। उसी तरीके से WBC के बनने की क्रिया को हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, WBC के 2 प्रकार होते हैं। अब ये जो WBC कोशिकाएं होंगी रक्त की, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रैनुलोसाइट कोशिका, या हम इसको कर्णिका कणु भी कहते हैं, कर्णिका अणु भी बोलते हैं, और दूसरी होती है ए ग्रैनुलोसाइट कोशिका। अर्थात यहाँ पर जो WBC की कोशिका है उनमें क्या होती है? कुछ बीच में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, ये जो केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको हमने विभाजित करा है। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें कोशिका में केंद्रक आपको देखने के लिए मिलेगा। उनका जो संरचना होगी वो भले अलग अलग होगी, लेकिन उनमें आपको जब भी आप उसको स्टेन करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे तो वहां पर आपको कुछ धब्बे धब्बे जैसी संरचना दिखाई देंगी। तो वो सारी की सारी कैसी होंगी? कर्णिका कणु होती है, यानी कि ग्रैनुलोसाइट होती है। ग्रैन्यूल्स आपको दिखाई देते हैं। एक तरीके से हम केंद्र को क्या बोल रहे हैं? ग्रैन्यूल्स कह रहे हैं। मानववाद हम देख रहे हैं, ग्रैन्यूल्स कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपने देखा, कुछ ये WBC है, अगर उनके अंदर आपको कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है इस तरीके से स्टेन करने में, तो ये सब किस में आ जाएंगी? ग्रैनुलोसाइट में आती है। ठीक है, और अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार की, कोई उनकी कोशिकाओं के अंदर किसी भी प्रकार की संरचना नहीं आती है WBC के अंदर, तो वो ए ग्रैनुलोसाइट, ए यानी कि जब ए शब्द आ रहा है या आ शब्द आ रहा है तो इसका मतलब अब्सेंट, इनमें क्या होगी? ये अब्सेंट होंगी। ठीक है, प्रेजेंट नहीं होंगी। ठीक है, अब अगर ग्रैनुलोसाइट WBC की हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। 3 कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल होगा, और क्या होगा? इओसिनोफिल होता है। न्यूट्रोफिल क्या काम करती है? न्यूट्रोफिल ये सबसे अधिक संख्या में उपस्थित होती है WBC में। ठीक है, लगभग 60 से 65% भाग WBC का इस न्यूट्रोफिल ही उपस्थित होता है।
ठीक है। और ये क्या काम करेगी? भक्षण का काम, यानी कि सबसे पहले भी ये काम करेगी और सबसे ज्यादा उपस्थिति में। कोई भी अगर आपकी बॉडी में कोई भी जीवाणु विषाणु आपकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है तो सबसे पहले WBC ही यहाँ पर, WBC की कौन? न्यूट्रोफिल क्या करेगी? उस पर अटैक करने का काम करेगी, उसका पहले भक्षण कर देगी, वहीं उसको खत्म कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारी बेसोफिल की बात करेंगे तो ये सबसे कम मात्रा में, आपसे पूछा जाता है कि WBC की कौन सी कोशिका सबसे अधिक उपस्थित होती है रक्त में, तो याद रखोगे न्यूट्रोफिल, और सबसे कम जो होती है वो होती है बेसोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल सबसे अधिक, बेसोफिल सबसे कम उपस्थित होती है, और ये भी क्या काम करेगी? भक्षण का काम करेगी, ठीक है। फिर आती है इओसिनोफिल की बात करेंगे तो ये आपको किसी भी संक्रमण से बचाती है, यानी कि बॉडी में आपको जब भी कोई भी किसी भी प्रकार की एलर्जी वगैरह होती है ना आपकी बॉडी में, जैसे किसी मच्छर ने काट दिया है या कहीं भी किसी कीट ने काट दिया, तो इस एरिया में क्या हो जाएगा? रेड कलर बन जाता है। या किसी भी तरीके से आपको धूप में एलर्जी हो रही है तो लाल लाल आपके छोटे छोटे दाने या छोटे छोटे चकते बन जाते हैं। वो किसके कारण बनते हैं? वहां पर वो एक सुरक्षात्मक कार्य कर रहा है। वो इओसिनोफिल क्या करती है? कुछ रासायनिक स्राव को स्रावित करती है, जिसके कारण आपको क्या हो जाएगी? वहां पर एलर्जी की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिलती है। क्लियर हो गई? एलर्जी प्रतिक्रिया कौन करेगा? इओसिनोफिल करता है, ठीक है। बेसोफिल और यहाँ पर न्यूट्रोफिल क्या करेंगे? भक्षण का काम करेंगे किसी भी एंटीजन के प्रति, और यहाँ पर न्यूट्रोफिल जो होती है वो सबसे अधिक मात्रा में रक्त में उपस्थित हो रही है WBC में, ठीक है। और बेसोफिल क्या होगी? सबसे कम मात्रा में। WBC के हम केस देखते हैं। उसके बाद आ जाओ ए ग्रैनुलोसाइट की हम बात करते हैं। तो ए ग्रैनुलोसाइट में क्या आ जाते हैं? लिम्फोसाइट आता है और मोनोसाइट आता है। लिम्फोसाइट में आपकी दो प्रकार की सेल्स आ जाती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये दोनों के दोनों भी क्या करेंगी? बॉडी में प्रतिरक्षात्मक काम करेगी। आपको शुरू में ही कह दिया गया है WBC आपके शरीर में प्रतिरक्षात्मक कार्य करती है, आपको रोगों से बचाने का काम करती है। तो रोगों से बचाने का काम कैसे करेगी? जब उसके पास इतनी सारी कोशिकाओं का समूह है, कुछ ए ग्रैनुलोसाइट है, कुछ ग्रैनुलोसाइट है। ग्रैनुलोसाइट में भी अलग अलग कोशिकाएं हैं जो अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी की रक्षा कर रही है। जैसे कि न्यूट्रोफिल और हमने बेसोफिल पढ़ा, ये प्रतिरक्षात्मक कार्य कर रही है ना। इओसिनोफिल की बात करें तो ये क्या कर रही है आपकी बॉडी में? ये आपके शरीर में या बॉडी में कोई भी एलर्जी के प्रति क्रिया प्रदर्शित कर रही है। उसके बाद फिर आपके पास WBC के ही प्रकार में दूसरी प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं क्या आ रही है आपके पास? ये लिम्फोसाइट आता है, बी सेल, टी सेल। बी सेल, टी सेल में क्लास 12 में आपके पास पूरा चैप्टर आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग में दिया गया है, तो वहां पर हम और डिटेल में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट, ये सारा का सारा 12th के आपका 8वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग में हमने डिटेल में पढ़ना है कैसे कैसे ये कार्य कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्या करेंगे? आपकी बॉडी में टोटल मिला करके WBC एक प्रतिरक्षात्मक कार्य करेगी, रोगों से आपकी रक्षा करेगी। आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र बन रहा है वो इस WBC के कारण ही बनता है। सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो रक्त का जो लास्ट जो पार्ट हमने बात करी है, जो इसकी सेल उपस्थित होती है, उस सेल का नाम क्या होगा हमारा? देखो ये सारे के सारे आपको बता दिए। ये रेड ब्लड सेल, इरेथ्रोसाइट, ठीक है, WBC, ल्यूकोसाइट हमने ध्यान रख रहे हैं, इसकी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब इस तरीके से। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर कुछ संरचनाओं में चेंज दिख रहा है ना। जब मैं कह रही हूँ न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, हम किसकी बात करें, और बेसोफिल की बात करें, तो आप इनकी संरचनाओं को देख रहे हो, इनको स्टेन किया गया है। इनको हमने क्या कहा है? ग्रैनुलोसाइट कहा है, क्योंकि आप देखोगे इनमें, देखो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, इसलिए किसमें आ जाते हैं? ग्रैनुलोसाइट में आते हैं। आप यहाँ पर भी देखोगे इसोनोफिल में, यहाँ पर भी ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे हैं, साथ ही साथ बेसोफिल में भी आप देख रहे हो ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। तो इसीलिए हमने इनको क्या कहा है? ग्रैनुलोसाइट कहा है। लेकिन इधर ही अगर आप लिम्फोसाइट या मोनोसाइट की संरचना देखोगे, इनकी कोशिकाओं को देखोगे, तो इनमें आपको किसी भी प्रकार के ग्रैन्यूल्स नजर नहीं आते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? ए ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। यहाँ पर आपको इस डायग्राम को देख करके काफी ज्यादा पता चल गया होगा क्यों ये ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट में डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर सभी को? ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाती है आपकी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स यानी कि जिसको हम दूसरे नाम कहते हैं इसका थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स की बात करेंगे तो क्या होती है?
थ्रोम्बोसाइट की बात करें तो ये क्या होगी, रक्त में लगभग 1.5 लाख से 4 लाख तक की होती है इसकी मात्रा। ठीक है, हम रक्त का, अब प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। तो यहाँ पर आपने देखा है, ये यहाँ पर इस डायग्राम से समझ सकते हो, यहाँ पर व्यक्ति के शरीर पे चोट लगी है। ठीक है, अब उस चोट के ऊपर कौन आ रही है, प्लेटलेट्स आ रही है। तो टोटल मिलाकर के ये क्या करेगी, रक्त का थक्का बनाएगी। और एक और कौन बना रही है रक्त का थक्का, जो हमारी कौन सी थी, ग्लोबुलिन प्रोटीन था, वो भी क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में आपका अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, सॉरी कौन थी हमारा, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना आपने इस तरीके से, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स का काम भी क्या होगा, शरीर में रक्त का थक्का बनाने का। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा रक्त के अवयव, रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होगा। रक्त के अवयव हमने देखे 2 प्रकार के हैं, प्लाज्मा और आपका रक्त की कोशिकाएं, जिन्हें हम संगठित पदार्थ भी कहते हैं। प्लाज्मा लगभग 55% उपस्थित है, जो कि 2 भागों से मिलकर बना है, जल और प्रोटीन से। प्रोटीन के 3 भाग उपस्थित है ना, कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और आपकी कौन हो जाएगी यहाँ पर, आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद संगठित पदार्थ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपकी प्लेटलेट्स उपस्थित होती है। तो इस तरीके से ये रक्त के अवयव है। कार्य की हमने बात कर दी है, जितने भी आपके हार्मोन्स होंगे, विटामिन्स होते हैं, आपके जो भी पोषक पदार्थ होंगे, आपकी गैसेस होंगी, उन सभी के परिवहन का कार्य कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है। शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक जो आपका रक्त था वो खत्म हो चुका है, और उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।